बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो पेल्विस को पढ़ रहे थे, हमने पेल्विस पढ़ना शुरू किया था। तो पेल्विस में हमने यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर की तमाम डिजीज को पढ़ा, जो कि मेल और फीमेल में सेम होती हैं। तो क्योंकि के यू बी पेल्विस का ही जो है वो एक हिस्सा हमारा मेल के अंदर ऑर्गन होता है, उसको हम प्रोस्टेट कहते हैं। ये भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी तमाम बच्चों को मालूम होना चाहिए। प्रोस्टेट के हवाले से भी जब आप अल्ट्रासाउंड के यू बी कर रहे हो तो प्रोस्टेट इज अ पार्ट ऑफ के यू बी। कि जब आप अल्ट्रासाउंड पेल्विस कर रहे हो तो प्रोस्टेट जो है वो अल्ट्रासाउंड पेल्विस का हिस्सा होता है। उसमें भी आपको सरसरी सा देखना होता है कि मेल पेल्विस के अंदर, जब आप मेल पेल्विस कर रहे हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड को आपको सरसरी सा देखना होता है। इसी तरीके से जब आप केयूबी कर रहे हो तो केयूबी के साथ भी आपको प्रोस्टेट को देखना चाहिए। अगर उससे कोई एबनॉर्मलिटी हो तो फिर उसको रूल आउट करके आपको रिपोर्ट में भी देना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लैडर का ही हिस्सा है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। तमाम चीज़ें जितनी भी प्रोस्टेट की हम देखते हैं अपनी क्लिनिक पर, वो हमारे इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगी प्रोस्टेट के हवाले से। फिर हम ईद के बाद इंशाल्लाह जो है वो जो हमारी क्लास होगी वो पेल्विस फीमेल पेल्विस से होगी और हम फीमेल पेल्विस को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो प्रोस्टेट ग्लैंड को हम स्टार्ट करते हैं और उसकी सोनोग्राफी को, कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या होता है, उसकी सोनोग्राफी कैसे हम करते हैं और क्या चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड, जब मैं आपको पेल्विस पढ़ाना शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि पेल्विस के अंदर दो मेन ऑर्गन होते हैं मेल के अंदर, एक यूरिनरी ब्लैडर और दूसरा प्रोस्टेट। जबकि फीमेल की पेल्विस के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ ओवरीज, यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब, ये सारे ऑर्गन भी होते हैं। तो मेल पेल्विस में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये लोकेट कहाँ पर होता है, तो जस्ट बिलो द ब्लैडर इन मेन एंड सराउंड्स द टॉप पोर्शन ऑफ द ट्यूब दैट ड्रेन्स यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। यानी कि वो वाली ट्यूब, वो वाली नाली जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को ड्रेन करती है, यूरिथ्रा में लेके जाती है, वहाँ पर ये मौजूद होता है। और इसका काम जो है वो मुख्तलिफ होता है यहाँ पर, ठीक है। आम हालत में ये प्रोस्टेट को यूरिन को यहाँ होल्ड भी करता है, ठीक है। और इसका जो बिल्कुल प्राइमरी जो फंक्शन है, वो ये एक खास किस्म का फ्लूइड जो है प्रोड्यूस करता है, जो कि नरिशमेंट करता है, यानी कि ग़िज़ा देता है। और इसी तरीके से वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है स्पर्म्स को। यानी कि जो स्पर्म्स मेल के टेस्टिस से आते हैं और उसके बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट के जरिए जब यहाँ तक पहुँचते हैं, तो फिर यहाँ से प्रोस्टेट से एक खास किस्म का जो फ्लूइड है उस सीमन के साथ मिल जाता है, जो कि उन स्पर्म्स को, जो कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जो मेल सेक्सुअल सेल्स होते हैं, उनको जो है ये नरिशमेंट करता है और उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है ये, ठीक है, सिमिलर फ्लूइड के जरिए। तो इसका मेन और ये प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो ये आपको आपकी स्क्रीन पर ये साइड भी नज़र आ रहे हैं। हमने जब किसी पेशेंट को डाइटल से कट किया, डाइटल सेक्शन से कट किया और उसके बाद साइड से अब आप उसको देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको ये ब्लैडर के जो है बाद जो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड जो इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखेंगे, अगर आप इसको एंटीरियर साइड से देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको प्रोस्टेट ग्लैंड मिलता है, बिल्कुल जहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट होता है, जहाँ से यूरिन ड्रेन होता है फिर आपके यूरिथ्रा में, मेल के यूरिथ्रा में। और ये सिर्फ जो है वो मेल में पाया जाता है, ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। कॉमन पैथोलॉजीज की अगर बात करें हम प्रोस्टेट की, तो कौन कौन सी पैथोलॉजीज हैं जो कॉमन है आमतौर पर। वैसे तो बहुत सारी पैथोलॉजी हो सकती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी, लेकिन चंद एक ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आमतौर पर देखने को मिलती हैं। उसमें से प्रोस्टेटाइटिस जो है, ये एक एबनॉर्मलिटी है, कॉमन एबनॉर्मलिटी है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है। अब मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन की वजह से ये मुमकिन होती है। जितनी सारी वजूहत इन्फ्लामेशन की होती हैं, वो सारी जो है वो कॉज कर सकती हैं प्रोस्टेटाइटिस। बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं, कोई दूसरे किस्म का जो है वो एजेंट भी जो है वो कॉज कर सकता है, इंजरी भी कॉज कर सकती है। तो कोई भी जो है वो एजेंट जो है वो प्रोस्टेटाइटिस कॉज कर सकता है। तो जब प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम इसको कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। इसी तरीके से अगर हम दूसरी पैथोलॉजी की बात करें, तो दूसरी जो पैथोलॉजी है वो है इनलार्ज प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज का बड़ा हो जाना। आमतौर पर ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहलाता है, जो कि जब किसी शख्स की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो तो उसको हो जाता है।
फिनाइल होता है, उम्र के साथ साथ जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता रहता है। जैसे बूढ़े लोगों के सर के बाल सफेद हो जाते हैं, इसी तरीके से जो है वो प्रोस्टेट का साइज भी बड़ा हो जाता है जब उनकी उम्र 50 साल से क्रॉस करती है। तो वैसे कम उम्र के लोगों का प्रोस्टेट का साइज भी बड़ा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये ज़्यादा देखा गया कि 50 साल की उम्र के ज़्यादा के जो लोग हैं, उनके प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है। फिर प्रोस्टेटिक कैंसर है। तो जो प्रोस्टेटिक कैंसर है, ये भी एक कॉमन जो है वो कैंसर है मर्दों में, लेकिन इसकी वजह से जो अमवात है वो बहुत कम होती हैं। सिर्फ 41 मेन में से 1 मेन की जो स्टडीज आई हैं तो रिसेंटली, उनमें से 41 लोगों में से सिर्फ एक जो है वो शख्स की मौत हुई है, जो कि रेडियोपेडिया की स्टडी है, जो मैंने यहाँ पर टेस्ट किए कि सिर्फ एक ही शख्स की मौत हुई 41 लोगों में से प्रोस्टेट कैंसर की वजह से। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोस्टेट है वो, प्रोस्टेटिक जो कैंसर है वो इतना हार्मफुल नहीं है, वो इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक है। उससे जिंदगी को कोई खास खतरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्रोस्टेटिक कैंसर मैलिग्नेंट हो तो वहाँ से वो दूसरे ऑर्गन में जाकर उनको, जो वाइटल ऑर्गन है, उनको डिस्टर्ब कर सकता है। उनकी वजह से भी जो इंसान की जो है वो मौत हो सकती है और वो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकते हैं। तो ये कॉमन पैथोलॉजी। अब हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की जो टेक्निक है उसको हम देखते हैं। तो जो सिम्प्लिसिस प्रीवियस का जो एरिया होता है, वहाँ पर ये हम प्रोब को प्लेस करते हैं, और वहाँ से प्रोब को हम प्लेस करने के बाद सबसे पहले हम प्रोब को जो है वो जाइटल स्कैन करते हैं। जैसे आप इस वाली इमेज में देख रहे हैं कि ये प्रोब का हेड है जो पेशेंट की हेड की तरफ है, ये प्रोब की टेल है जो पेशेंट की फुट की तरफ है। तो इसको हम जो है, जो क्वाइडियल जो लाइन है वहाँ से हम थोड़ा सा इसको एंगल करते हैं, और एंगल करके यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो है हम प्रोस्टेट को देखते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो हम स्कैन करते हैं, ट्रांसफर स्कैन जो करते हैं हम, तो ट्रांसफर स्कैन में आप देख सकते हैं कि जो मार्कर है ये पेशेंट की राइट साइड की तरफ होगा, ठीक है। और जो पाँव की तरफ से जो है हम टेल की तरफ से, यानी कि जो आपकी प्रोब की टेल है, टेल की तरफ से हम उसको थोड़ा सा पाँव की तरफ जो है वो कर्व करके रखेंगे, और हमारी प्रोब इस वक्त 90 डिग्री पर है, तो हमें जो प्रोस्टेट है वो नज़र आएगा, आपका जो ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन में। तो ये दो इमेजेस हैं। ये आपको अगर ट्रांसफर सेक्शन में अगर आप स्कैन करेंगे तो ये यूरिनरी ब्लैडर है आपका, और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिलो यानी कि पोस्टीरियर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, प्रोस्टेट नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसका जो है वो डाइटल व्यू करेंगे तो आप, ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर के साथ ही आपको प्रोस्टेट नजर आ रहा है, और ये ट्रांसफर व्यू हुआ हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर व्यू यूरिनरी ब्लैडर है और ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के साथ ही उसके बिल्कुल पोस्टीरियर ही आपको प्रोस्टेट नजर आता है। अब नॉर्मल रिपोर्ट अगर हम प्रोस्टेट की बात करें तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल रिपोर्ट हम प्रोस्टेट की कैसे बनाते हैं। अगर प्रोस्टेट नॉर्मल होता है तो उसकी हम रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो नॉर्मल साइज एंड शेप, अच्छा, एक बात अहम है, क्योंकि प्रोस्टेट आपकी पेल्विस का हिस्सा है, मेल पेल्विस का हिस्सा है, तो इसलिए आप जब भी मरीज का डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट कराएगा, या डॉक्टर जो है चाहेगा कि मैं मरीज का जो है वो प्रोस्टेट देखूं, तो उसके साथ साथ जो है ना वो जो अल्ट्रासाउंड जिसने करना होगा, जो सोनोग्राफर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्लैडर को भी स्कैन करे, साथ में यूरिनरी ब्लैडर को भी साथ में स्कैन करे, और यूरिनरी ब्लैडर को देखे और उसकी कोई पैथोलॉजी को लिखे, अगर नॉर्मल तो अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट की रिपोर्ट का जो क्राइटेरिया वो ये है कि सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर की आप चीज़ें लिखेंगे। अगर वो नॉर्मल है तो फिर आपने जो यूरिनरी ब्लैडर की नॉर्मल रिपोर्ट लिखनी है, नॉर्मल साइज एंड शेप, नो कैलकुलस सेम, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोस्टेट में लिखना है, प्रोस्टेट इज नॉर्मल इन साइज एंड वेट ऑफ प्रोस्टेट डेश ग्राम। जितने ग्राम का भी प्रोस्टेट होगा वो आप लिखेंगे। अब ये ग्राम कैसे निकालते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो समझाऊंगा, ठीक है। अब आप आगे जाके सीखेंगे कि हम इसका वजन कैसे निकालते हैं ग्राम में, ठीक है। तो उसके बाद हमने लिखा प्री वॉइड वॉल्यूम इज डेश एम एल। प्री वॉइड वॉल्यूम कहते हैं कि मरीज का हमने पानी पिलाया, मरीज को पानी पिलाने के बाद हमने मरीज का मसाना भरा फूड से, उसके बाद हमने उसके जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन है उसको मेजर किया हमने कि कितना वॉल्यूम है उसका, वो कितने एमएल में है। उसको कैसे मेजर करते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो उसको मेजर किया हमने, तो जितना भी वॉल्यूम आया बिल्कुल जो है वो 250 ml आया, बिल्कुल 300 ml आया, 500 ml आया, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर कि प्री वर्ड वॉल्यूम इज 1.5 ml। उसके बाद अगली जो खास चीज़ है, तो जब अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट करेंगे हम तो साथ में इसको फिर कहेंगे, पहले प्री वाइड लेंगे, फिर कहेंगे जाए आप पेशाब करके आए। जब पेशेंट वॉइड करके आएगा तो जब हम उसका वॉल्यूम लेंगे तो जितना भी होगा, तो पोस्ट वॉइड शोज, ठीक है, जितना एमएल होगा तो हम उतने एमएल लिख लेंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल खाली होगा तो हम कंप्लीट एम्प्टीइंग लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट वाइड
शोज कंप्लीट एम्प्टिंग, क्योंकि नॉर्मल हालत में मरीज जो है वो सारा पेशाब कर लेता है। अगर लेस देन 10% हो तो उसको हम कंप्लीट एम्प्टी ही कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स के फ्री वाइड वॉल्यूम था 500 ml, उसने यूरिन किया और यूरिन करने के बाद आपने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें आपको जो है वो 40 ml पेशाब मिला, यानी कि 40 ml आउट ऑफ 500 ml। ठीक है, 500 ml था, अब 40 ml मिला, तो अब आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट एम्प्टी है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि 10 ml जो है वो जो रेजिडुअल यूरिन होता है अप टू 10 ml हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है। ठीक है, वो कंप्लीट एम्प्टी है। उसके बाद आपने इंप्रेशन में लिखा कि नो एबनॉर्मलिटी सीन इन यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट, की कोई एबनॉर्मलिटी आपको प्रोस्टेट और यूरिनरी ब्लैडर में नहीं मिली। अब बात करते हैं इन लार्ज प्रोस्टेट की। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा हो तो फिर हम उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे वो क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हम प्रोस्टेटोमेगेली कहते हैं, और आमतौर पर ये इन लार्ज प्रोस्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, कही जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना वो इसकी बहुत सारी जो है वो कॉजेज हो सकती हैं। आमतौर पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो जब इनलार्ज होता है तो हम जब उसको इमेजिंग पर मेजर करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड पे हम जब उसको मेजर करते हैं, ठीक है, ऑन इमेजिंग, तो उसका साइज अगर 25 ग्राम से ज़्यादा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, प्रोस्टेटोमेगेली हो गई। अप टू 25 ग्राम नॉर्मल होता है, यानी कि जितना भी होगा अप टू 25 ग्राम तक नॉर्मल होगा। 25 ग्राम के बाद फिर हम ये कहेंगे कि इसका जो साइज है वो बढ़ गया है। अच्छा, यूजुअली जो है ना ये जो प्रोस्टेट इनलार्ज होता है वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में जो है ना वो इनलार्ज होता है, और मुमकिन है कि प्रोस्टेटाइटिस जो हो उसमें भी इनलार्ज हो, लेकिन उसमें स्लाइटली इनलार्ज होता है, बहुत ज़्यादा इनलार्ज नहीं होता। आमतौर पर जो प्रोस्टेट अगर इनलार्ज होता है तो प्रोस्टेटिक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर ही जो है ना प्रोस्टेट इनलार्ज होता है। तो 25 ग्राम से ज़्यादा का होगा तो आप ये कहेंगे इमेजिंग पर, आप कहेंगे कि ये प्रोस्टेट का साइज इनलार्ज हो गया। अब इसका साइज हमने कैसे निकालना है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि प्रोस्टेटोमेगेली के हमने ये देखना है कि कॉजेज क्या हो सकती हैं। तो कॉजेज या रिस्क फैक्टर की अगर बात करें हम, तो सबसे बड़ी और अहम कॉज जो प्रोस्टेटोमेगेली की है वो एजिंग है, यानी कि जो ओल्ड एज है। जब किसी शख्स की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उसको प्रोस्टेट जो है वो उसके प्रोस्टेट का साइज बढ़ाना शुरू हो जाता है। अच्छा, हर शख्स का नहीं होता, ज़्यादातर लोगों के अंदर ऐसा होता है। और कुछ लोग 50 साल की उम्र के बाद जो है वो कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि उनको जो प्रोस्टेटोमेगेली के सिम्टम है वो आना शुरू हो गई। फिर यूरोलॉजिस्ट जो है वो रेक्टल एग्जामिनेशन करता है, रेक्टम के जरिए जो है वो देखता है कि प्रोस्टेट का साइज तो नहीं बड़ा हो गया। फिर उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड करवा लेता है। अल्ट्रासाउंड इस प्रोस्टेट का जो है हम ट्रांसरेक्टल भी करते हैं, और फिर हम इसका अल्ट्रासाउंड ट्रांस एब्डोमिनल भी करते हैं। इस तरीके से हम ट्रांस विजाइनल और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ओवरीज के लिए करते हैं, या हम जो है वो पेल्विस के ऑर्गन्स के लिए करते हैं। इसी तरीके से जो है हम प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड भी ट्रांस रेक्टल भी करते हैं और ट्रांस एब्डोमिनल भी करते हैं। तो एजिंग जो है वो बहुत बड़ी जो है रिस्क फैक्टर है और कॉज है इस प्रोस्टेटोमेगेली की। उसके बाद जो फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी शख्स को फैमिली में ब्लड रिलेशन में कोई शख्स ऐसा हो जिसका प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो, तो मुमकिन है कि उस शख्स को भी जो है ना प्रोस्टेटोमेगेली हो। डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ जो है वो अभी जो रिसेंटली स्टडीज हुई हैं वो शो करती हैं कि प्रोस्टेटोमेगेली की कॉज है वो डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ भी होती हैं। जब हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हों, तो डायबिटीज़ के पेशेंट हों, तो उनको प्रोस्टेट जो है वो जल्दी इलाज जाता है, उनको प्रोस्टेटोमेगेली की कंप्लेंट होती है। लाइफ स्टाइल जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर किसी की ओबेसिटी हो, ठीक है, तो ओबेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है रिस्क फैक्टर बीपीएच के लिए। जबकि अगर कोई शख्स एक्सरसाइज ना करता हो तो भी वो रिस्क फैक्टर का होता है प्रोस्टेटोमेगेली। सिम्टम्स की बात करें तो आमतौर पर वो सिम्टम जो कि मरीज को फ्रीक्वेंट और अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, यानी कि बार बार मरीज को पेशाब का आना, थोड़ा सा मरीज के मिसाने के अंदर पेशाब भरे, फिर मरीज पेशाब करने के लिए जो है भाग के जाता है कि मुझे जो है वो पेशाब आ रहा है। ठीक है, और उसको पेशाब थोड़ा थोड़ा होता है, यानी कि खुल के पेशाब नहीं होता, क्योंकि उसके ब्लैडर के अंदर इतना ज़्यादा पेशाब भरता ही नहीं है। आमतौर पर अगर 350 से 500 ml यूरिन भरता है तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होने की वजह से उस मरीज को जो यूरिन है वो जब 100 ml भरेगा ब्लैडर के अंदर तो उसको यूरिन आ जाएगा। इसकी मिसाल आप वही बर्तन से ले लेंगे। अगर बर्तन के अंदर जो है वो 300 ml अगर वाटर जो है ना वो भरा जा सकता है, तो अगर उसके अंदर कोई आप 50 ग्राम का पत्थर रख के साथ में, तो वो अब जो पानी पहले 300 ml भरा जा रहा था, मुमकिन है कि वो 200 ml उसके अंदर भरा जाए सिर्फ। तो इसी तरीके से जब मरीज का प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा होता है तो वो ब्लैडर को जो है पुश कर रहा होता है। जब ब्लैडर को पुश करता है तो उसके अंदर जो है वो मरीज को जल्दी जल्दी पेशाब की ख्वाहिश होती है, मरीज जल्दी जल्दी मरीज पेशाब करने लगता है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है। ठीक है,
खुसूसी तौर पर नाइट में, ठीक है, जिसको हम नोक्टूरिया कहते हैं, यानी कि रात के वक्त मरीज़ का जो है ना वो फ्रिक्वेंसी के बढ़ जाना, मरीज़ के पेशाब की रात को मरीज़ को बार बार पेशाब खाना, डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, यानी मरीज़ जब पेशाब करने जाता है तो उसको पेशाब करते वक्त जब स्टार्ट करता है पेशाब तो वो कहता है मुझे तकलीफ होती है, मैं बड़ी मुश्किल से मेरा पेशाब स्टार्ट होता है और खुल के नहीं आता मुझे पेशाब। इसी तरीके से मरीज़ जो है वो मरीज़ की जो स्ट्रीम है वो जो है वो रुक सकती है, या स्ट्रीम जो है उसको ठीक से नहीं आती, जिसको मैं आपको ऐसे बताऊं कि आमतौर पर मरीज़ कहते हैं कि वो पेशाब खुल के नहीं आ रहा, या धार सही से पेशाब की नहीं आ रही, ठीक है, या पेशाब जो है ना बारीक आ रहा है, ठीक है, तो वो उस सूरत में मरीज़ को परेशानी होती है, मरीज़ का पेशाब ठीक से नहीं निकलता। ड्रिबलिंग होती है जब मरीज़ पेशाब कर लेता है, यानी कि पेशाब के कतरे आते हैं जब मरीज़ पेशाब करके फारिग हो जाता है, उसके बाद मरीज़ को एक कंप्लेन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़ा होने की वजह से ड्रिबलिंग होती है। इनएबिलिटी टू कम्प्लीटली एम्प्टी द ब्लैडर, ये खास सिम्टम है कि मरीज पूरा मसाना खाली नहीं कर सकता प्रोस्टेटोमेगेली का। तो जब भी आपको प्रोस्टेटोमेगेली का पेशेंट मिलेगा, जब आप प्रोस्टेटोमेगेली देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी कि मरीज 99% केसेस के अंदर मरीज का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं होता, वो खाली नहीं होता। यानी कि अगर पहले 100 ml पेशाब था तो पेशाब करने के बाद आपने अल्ट्रासाउंड किया तो वो जिसको 10 ml होना चाहिए तो वो 10 ml के बजाय 40 ml होता है, या 50 ml होता है, या 30 ml होता है। तो अल्ट्रासाउंड पे देखें प्रोस्टेटोमेगेली को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि प्रोस्टेटोमेगेली को देखने के लिए हमने 3 डायमेंशन लेनी है, ठीक है, प्रोस्टेट की, फिर हम उनको कैलकुलेट करना है साइज के लिए। आमतौर पर जो आजकल जितनी मशीनें आ रही हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, हम सिर्फ उसकी लेंस लेते हैं, ठीक है, साइज लेते हैं और मशीन हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देती है कि इस मरीज का जो है वो प्रोस्टेट जो है उसका साइज इतना है। लेकिन अ, अगर हमारे पास मशीन के अंदर मशीन में ऑप्शन ना हो कि हम उस साइज़ को जो है वो मेजर कर सकें, तो फिर हम मैनुअली करते हैं। तो मैनुअली करने का तरीका ये है कि हम 3 डायमेंशन लेते हैं, यानी कि विड्थ लेते हैं, हाइट लेते हैं, लेंथ लेते हैं, ठीक है। हमने 3 डायमेंशन ली, ठीक है, एक डायमेंशन, ठीक है, एक डायमेंशन, ठीक है, दूसरी डायमेंशन और तीसरी डायमेंशन। जब हमने ये 3 डायमेंशन ली, 2 डायमेंशन हमने ले ली ट्रांसफर सेक्शन में स्कैन करके और एक डायमेंशन हमने ले ली सैजिटल सेक्शन में स्कैन करके, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा, लाजमी नहीं कि आप सैजिटल सेक्शन में जो है वो डायमेंशन करें विड्थ जो है, आप इसको जो है वो एक ही सेक्शन में जो आपके पास ट्रांसफर्स होता है, सैजिटल लेना लाजमी नहीं है, जो ट्रांसफर्स होता है इसमें भी जो है 19-20 का फर्क ही आता है प्रोस्टेट के साइज में। और अगर आप सिर्फ ट्रांसफर सेक्शन में प्रोस्टेट स्कैन करते हैं तो साइज जो है वो एक्यूरेट निकलता है। हमारी प्रैक्टिस में जितना भी है हम जो है वो सैजिटल अलग से नहीं लेते, बल्कि ट्रांसफर्स में ही जो है वो प्रोस्टेट के तीनों साइज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर के आपको साइज ये नज़र आ रहे हैं, एक साइज है, ठीक है, दूसरा साइज है, ठीक है, और तीसरा साइज है। तो हम क्या करते हैं, एक साइज लिया, ठीक है, दूसरा साइज लिया, उसके बाद तीसरा साइज हम इसको यूँ करके ले लेते हैं, तो ये हमारे तीनों साइज जो तकरीबन और हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय 0.52। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो इस प्रोस्टेट का साइज होगा। और यही सेम फार्मूला हम अप्लाई करते हैं यूरिन के वॉल्यूम को भी लेने के लिए। आमतौर पे तो मैंने बताया कि मशीन के अंदर ऑप्शन होता है, वॉल्यूम हमें मालूम हो जाता है मशीन के ऑप्शन से, लेकिन अगर मालूम मशीन के अंदर ऑप्शन ना हो वॉल्यूम निकालने का, तो फिर हम मैनुअली इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, चाहे वो प्रोस्टेट हो, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो, या कोई भी, फिर उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय 0.52, यानी कि विथ, हाइट, लेंथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई बाय 0.52 के साथ करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो उस चीज़ का वॉल्यूम होता है, उसका साइज होता है। देखते हैं आप आपको इसमें जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हाइट है, ठीक है, ये लेंथ है किसी भी चीज़ की, ये विड्थ है किसी भी चीज़ की। तो इन तीनों चीज़ों को लेने के बाद जो हमारे पास साइज आता है हम कहते हैं कि वो साइज जो है हम कहते हैं कि ये जो है प्रोस्टेट का साइज। अब ये देखें, ये एक आपके सामने इमेज है, आपकी स्क्रीन पे इमेज नज़र आ रही है प्रोस्टेट की, ठीक है। इस प्रोस्टेट को अगर मैं 3 डायमेंशन मेजर करूँगा, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, तो मेरे पास जो साइज़ आएगा मैं कहूँगा, और 0.52 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो साइज़ आएगा मैं कहूँगा कि ये प्रोस्टेट का साइज़, और ये प्रोस्टेट इनलार्ज है। जैसे इस वाली इमेज में नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ली हुई है, ठीक है, और ये ट्रांसफर सेक्शन में ली हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 साइजेस और एक साइज जो है ना ये लॉन्गिट्यूडनल ये सैजिटल का लिया हुआ है। तो जो इसका साइज आया हुआ है ये मशीन ने ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस मरीज के प्रोस्टेट का साइज 148.1 ml आया हुआ है, यानी कि इसका जो साइज है वो 148 जो है वो ग्राम है, यानी इस मरीज का प्रोस्टेट का साइज इतना बड़ा हुआ है कि ये 148 ग्राम हो चुका है, ठीक है, इसका साइज इतना बड़ा हुआ है।
उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास ये वही 148 ही जो है वो वॉल्यूम आएगा। कुछ लोग इसको वेट लिखते हैं, कुछ लोग इसको जो है वो वॉल्यूम लिखते हैं, दोनों ही चीज़ें ठीक है। जो लोग वेट लिखते हैं वो वेट ठीक लिखते हैं, जो लोग वॉल्यूम लिखते हैं वो वॉल्यूम ठीक लिखते हैं। रिपोर्ट कैसे बनाएंगे जी हम? रिपोर्ट बनाने का तरीका ये है कि हम वो यूरिनरी ब्लैडर की चीज़ें लिखेंगे पहले, उसके बाद प्रोस्टेट लिखेंगे। हमने लिखा प्रोस्टेट इज इन लार्ज इन साइज एंड वेट ऑफ प्रोस्टेट जो भी होगा 25 ग्राम से ज़्यादा होगा, ठीक है। 30 ग्राम तक भी जो स्टडीज़ हैं, जो रेडियोपीडिया है, रेडियोपीडिया के मुताबिक, अल्ट्रासाउनोपीडिया जो है, इनके मुताबिक जो है वो 30 ग्राम तक भी प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल होता है। लेकिन अगर किसी की एज अगर 30 साल से कम है तो फिर वो 30 ग्राम तक नॉर्मल नहीं होता, बल्कि 40 साल से किसी एज कम है तो 30 ग्राम तक उसको फिर स्लाइटली इनलार्ज जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रोस्टेट इज इनलार्ज इन साइज एंड वेट ऑफ प्रोस्टेट 10 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम जितना भी होगा। तो अगर लेस देन 30 और मोर देन 25 होगा तो फिर हम स्लाइटली इनलार्ज कर दे तो ज़्यादा बेहतर है कि स्लाइटली इनलार्ज इन साइज। प्री वाइड वॉल्यूम जितना भी होगा हमने लिखा, पोस्ट वाइड शोज जितना पोस्ट वाइड वॉल्यूम होगा हमने वो लिखा। इंप्रेशन में बनाया हमने प्रोस्टेट इज इन लार्ज इन साइज एंड वेट ऑफ प्रोस्टेट इज 10 ग्राम, 35 ग्राम, 25 ग्राम या 30 ग्राम जितना भी होगा, ठीक है। नो एबनॉर्मलिटी इज सीन इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हमें नहीं मिली, तो इस तरीके से हम प्रोस्टेटोमेगाली की रिपोर्ट बनाएंगे। अगली जो फाइंडिंग्स हमें अल्ट्रासाउंड के अंदर अक्सर मिलती हैं, ये प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती हैं। ये भी सिनाइल है, उम्र के साथ साथ बन जाती हैं। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर ये प्रोस्टेट नजर आ रही है, प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट है, इसके अंदर ये कैल्सिफिकेशन हुई है, ठीक है, ये कैल्सिफिकेशन हुई है, ठीक है, ये कैल्सिफिकेशन आपको नजर आ रही है। तो प्रोस्टेट के अंदर कैल्सिफिकेशन का नजर आना ये कॉमन फाइंडिंग है ओल्ड एज के लोगों के अंदर, ठीक है। जब किसी के 50 साल से ज़्यादा हो आमतौर पर तो कैल्सिफिकेशन प्रोस्टेट के अंदर हो जाती है, ठीक है। इनकी कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती जब तक वो जारण हो जाए, जब तक ये पूरे प्रोस्टेट को ना घेर लें, ठीक है। आमतौर पर ये हमें सिंगल एरियाज मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है वो क्लस्टर की सूरत में भी हो सकते हैं, ठीक है, और यानी कि मल्टीपल भी हो सकते हैं और गुच्छों की सूरत में भी हो सकते हैं। और किसी नजर आती है हमें वही ब्राइट नजर आएगी, कुछ नजर आएगी, ठीक है, और मुमकिन है कि उनका पोस्टेड शेडो भी हो। जैसे इस वाली का देखें पोस्टेड शेडो आ रहा है, इस वाली का पोस्टेड शेडो नहीं आ रहा, ठीक है, तो मुमकिन है कि पोस्टेड शेडो भी हो। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्लासिफिकेशन को अगर वो एक आध क्लासिफिकेशन आपको नजर आ रही है, ठीक है, तो फिर उसको जो है मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ज्यादा आ रही तो फिर आप लिख देते हैं साथ में क्लासिफिकेशन इसी इन प्रोस्टेट ग्लैंड। और जब कैल्सिफिकेशन होती है तो ज़्यादातर लोगों का जो प्रोस्टेट है उसका साइज बड़ा भी होता है, तो लार्ज प्रोस्टेट भी होता है, तो प्रोस्टेटोमेगाली विद कैल्सिफिकेशन की रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन इसको चूंकि आमतौर पर ज़्यादा नजर आने वाली फाइंडिंग है ये, और इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, और कोई ना ही कोई सिम्टम कॉज करती है अलग से ये। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज खुद ना बड़ा हो तो फिर इसकी इसको हम रिपोर्ट में जो है मेंशन नहीं करते, इसको इग्नोर ही कर देते हैं। अगली बात प्रोस्टेटाइटिस। तो प्रोस्टेटाइटिस का मतलब है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की, ठीक है। आमतौर पर ये मुख्तलिफ किस्म के सिंड्रोम्स होते हैं जो 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 क्लिनिकल फीचर्स के तहत हम क्लिनिकल सिम्टम्स के तहत हम उनको डायग्नोज करते हैं, क्लिनिकली उनको डायग्नोज किया जाता है। और प्रोस्टेटाइटिस आल्सो जो है वो ये एक क्लिनिकल टर्म ही है, इसको यूरोलॉजिस्ट ही डायग्नोज करता है। इमेजिंग आमतौर पर उस वक्त इसमें हेल्पफुल होती है जब प्रोस्टेटाइटिस किसी एक्सेस की वजह से हो, ठीक है, अदरवाइज जो है इमेजिंग जो है वो यूजफुल नहीं होती। बहुत हमें वो चीज़ें ठीक से नहीं मिलती अगर प्रोस्टेटाइटिस जो है वो किसी एक्सेस की वजह से ना हो। तो मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं इसकी। एक्यूट बैक्टीरियल जो है वो प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, और क्रोनिक पेल्विक पेन जो है ना सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। इसको मजीद जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है जिसमें के अंदर इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी है, ठीक है। इसी तरीके से एसिम्टोमेटिक इन्फ्लामेटरी प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो ये सारे यूरोलॉजिस्ट जो है इनकी वो करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और इमेजिंग के अंदर हम जो है इसको अल्ट्रासाउंड पे क्लासीफाई नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड पे जब एब्सेस बना होगा, ठीक है, उसी सूरत में हम इसको देख सकते हैं। सोनोग्राफी में क्या देखेंगे कि ये आपका प्रोस्टेट है, ठीक है, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये एब्सेस बना हुआ है, देखें हमें एब्सेस की पहचान पड़ी ना, ये हाइपोइक एरिया है, इंटरनल लिकोज भी आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये एब्सेस बना हुआ है, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ये एब्सेस अलग से बना हुआ है। तो फोकल हाइपोइक्विक रीजन नजर आ सकता है, ठीक है, या पेरिफेरल जोन आपका ग्लैंड पर जो है वो हमें जो आपका ग्लैंड है इसके ऊपर जो है ना वो फ्री फ्लूइड भी यानी कि हाइपोइक्विक जो है वो फ्लूइड भी नजर आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना अगर हम कलर डॉपलर इस्तेमाल करेंगे तो जो इसकी पेरिफ्रीज है, जो इसकी शाखें हैं, उनके अंदर जो है हमें कलर फ्लो जो है ना वो बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। और मुमकिन है कि पूरा प्रोस्टेट भी हाइपोइक्विक हो जाए, ठीक है, और तमाम सिम्टम मौजूद हो मरीज को इन्फ्लामेशन के, यानी कि दबाने से दर्द हो मरीज को, ठीक है, बुखार हो मरीज को,
टेंडरनेस हो मरीज को, ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्यूट पे जो मरीज को वो प्रोस्टेटाइटिस हुआ है। और मुमकिन है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी इंलार्ज हो जाए एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के अंदर। रिपोर्ट कैसे बनाएंगे जी? नॉर्मल साइज एंड शेप, वही यूरिनरी ब्लैडर सब नॉर्मल लिखेंगे हम, अगर नॉर्मल होगा तो ठीक है। प्रोस्टेट के अंदर हमने लिखा प्रोस्टेट इज हाइपो इक्विक इन टेक्सचर एंड लार्ज इन साइज, ठीक है, हाइपो इक्विक टेक्सचर हुआ है, लार्ज साइज हुआ है, ठीक है। और प्रोस्टेट का जो जितना साइज का भी जो ग्राम होगा हमने लिख दिया, प्री वाइड वॉल्यूम पोस्ट वाइड वॉल्यूम हमने लिख दिया, ठीक है। प्रोस्टेट इज हाइपो इक्विक इन टेक्सचर एंड इन लार्ज इन साइज, अगर पूरा का पूरा प्रोस्टेट हाइपो इक्विक होगा तो हमने लिखा, ठीक है, और इन लार्ज होगा तो, एंड वेट ऑफ प्रोस्टेट, और सारे सिम्टम भी अगर आ रहे होंगे तो, ठीक है। बेस ग्राम फाइंडिंग्स आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है। क्लिनिकल कोरिलेशन इज रिकमेंडेड फॉर फर्दर एवोल्यूशन, क्योंकि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसलिए जो है इसको बाकी से डायग्नोस किया जाता है, तो इसलिए आप क्लिनिकल कोरिलेशन के लिए जो है वो लिख देंगे। वैसे तो ये अच्छा नहीं है कि आप अपनी रिपोर्ट के अंदर आप क्लिनिकल कोरिलेशन लिखें, क्योंकि जो क्लिनिशियन होता है, जो डॉक्टर होता है जिसको मरीज का इलाज करना होता है, उसका काम ही क्लिनिकल कोरिलेशन करना होता है, तो हमारे रिपोर्ट के अंदर मुनासिब नहीं है। हम कोशिश किया करें क्लिनिकल कोरिलेशन ना लिखें, लेकिन यह है कि कुछ केसेस के अंदर हमें क्लिनिकल कोरिलेशन लिखनी पड़ती है, ताकि उसको वो अपने पास से कंफर्म करे। अगर उसका उसका अगर सोच वहां तक नहीं भी जा रही, वैसे तो उसकी सोच, डॉक्टर की सोच जाती है, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं भी जा रही, 1% चांसेस होते भी है, तो आप इसको रिपोर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। नो एब्नॉर्मलिटीज इन यूरिनरी ब्लैडर। अगर एब्सेस है तो एब्सेस में हम कैसे लिखेंगे? ब्लैडर की चीज में वही लिख दिया हमने, इसलिए हमने लिखा हाइपो इक्विक एरिया विद इंटरनल इकोज, ठीक है, जो एब्सेस था मेजरिंग सोन सो इज सीन इन प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड अगर नॉर्मल था नॉर्मल, इनलार्ज और इनलार्ज, ठीक है। साइज और जो भी वेट था उसका वेट हमने लिखा, प्री वाइड वॉल्यूम डैश, पोस्ट वाइड वॉल्यूम डैश, ठीक है। इंप्रेशन में लिखा हाइपो इक्विक एरिया विद इंटरनल इकोज मेजरिंग सोन सो इज सीन इन प्रोस्टेट ग्लैंड, मोस्ट लाइकली ड्यू टू प्रोस्टेटिक एब्सेस, जो कि प्रोस्टेटिक एब्सेस की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर नॉर्मल साइज होगा तो लिखेंगे प्रोस्टेट नॉर्मल साइज, और अगर लार्ज होगा तो लिखेंगे लार्ज साइज, और जो भी साइज होगा हम लिखेंगे उसका, और नो एब्नॉर्मलिटीज इन यूरिनरी ब्लैडर। तो आज का जो है वो हमारा ये टॉपिक था, हमने जिसमें प्रोस्टेटोमेगेली और प्रोस्टेटाइटिस को पढ़ा और कैल्सिफिकेशन को देखा। इस टॉपिक के हवाले से अगर किसी बच्ची को कोई सवाल हो तो बिल्कुल वो पूछ सकती हैं, और सवाल पूछें, ताकि फिर क्योंकि सवाल पूछने से ये होता है कि मुझे, मेरा भी हौसला बुलंद होता है, मुझे मालूम होता है कि जो आप लोग अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और लेक्चर ले रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि अगर सवाल ना पूछेंगे तो ये नहीं पता चलता कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी हमारी जो है वो क्लास डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि टाइम भी पूरा हो गया है। तो किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो वो फिर ग्रुप में जो है ना मैसेज करके पूछ कर बता दूंगा। अभी ईद के लिए जो है मैं आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट दे दूंगा, ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोगों ने वो असाइनमेंट जो है ना पूरी करनी है, और ईद के बाद जो है ना वो आपने इंस्टीट्यूट के अंदर भेजनी है, क्योंकि वो असाइनमेंट जरूरी होती है आपके कोर्स के लिए। तो आपने इंस्टीट्यूट के अंदर वो असाइनमेंट भेजनी है, पेपर पे लिखना है और इंस्टीट्यूट के अंदर भेजना है, ताकि उसको फिर आपकी रिकॉर्ड के अंदर रखा जाए, स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर रखा जाए, ठीक है।